बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा लेक्चर है, 5th लेक्चर है और यहाँ पर मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ विच इज़ अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोगों ने एक पैरामीटर को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है और वो पैरामीटर कौन सा था? वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन अब हम पढ़ना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी वो यही कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। हमें अब तक ये बात पता चल गई कि जो है चार्जेस जो है, एटम जो है वो चार्जेस से मिलकर बने हैं और चार्जेस दो तरह के होते हैं। फिर हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी अच्छी तरीके से डिस्कवर कर लिया, साइंसदानों ने डिस्कवर कर लिया कि अच्छा भाई चार्जेस जो है वो कंजर्व्ड होते हैं, चार्जेस क्वांटाइज्ड होते हैं। और ये भी फिर हमें पता चला उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर कहीं हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस जो है वो रखे हुए हों, 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो ये Q1 और Q2 जो है वो पॉइंट चार्जेस का मैग्नीट्यूड है। इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं और कूलम फोर्स भी कहते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस अगर नहीं हैं, 2 पॉइंट चार्जेस से ज़्यादा अगर पॉइंट चार्जेस जो है वो मौजूद हैं, लेट्स सपोज मैं एक पॉइंट चार्ज नंबर 1 के ऊपर जो है वो फोर्स फाइंड आउट करना चाह रही हूँ ड्यू टू सेकंड चार्ज और ड्यू टू nth चार्ज, यानी 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं। तो उस वक्त भी हमें जो है ना वो एक फार्मूला बता दिया गया है। वो फार्मूला ये कि हम सबसे पहले जो है ना वो सेकंड चार्ज की वजह से फोर्स मालूम करेंगे 1 के ऊपर, 3 की वजह से 1 के ऊपर, 4 की वजह से 1 के ऊपर, 5 की वजह से 1 के ऊपर एंड सो ऑन। तो इस थ्योरम को जो है वो हम सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं और इसकी एग्जांपल्स भी हम लोगों ने की। मैंने आप लोगों को एग्जांपल करवाई थी इसकी, एक ट्रायंगुलर सिमेट्री लेके तीन चार्जेस की हम लोगों ने एग्जांपल्स जो है वो की हैं। इक्विलिब्रियम के केसेस के अंदर भी मैंने आपको करवाई थी इसकी एग्जांपल्स, उसमें भी 3 चार्ज हमने रखे थे। और उसके अलावा जब मैंने आप लोगों को वेक्टर्स को रिजॉल्व करने का तरीका बताया था उसमें भी 3 चार्जेस जो है वो हमने लिए हैं। और इसी तरीके से मैंने आप लोगों को वेक्टर फॉर्म के अंदर किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें भी मैंने एक असाइनमेंट दिया था, अगर आप लोगों ने किया हो तो उसके अंदर 4 हम लोगों ने चार्जेस जो है वो कंसीडर किए थे और नेट फोर्स जो है वो डिटरमाइन की थी। तो इसी तरीके से हमने मालूम की थी। तो इसका मतलब है ये चीज़ भी जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ दी सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ये जो है बहुत अच्छा थ्योरम है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि कहीं हमारे पास सिर्फ 2 चार्जेस गिवन हो या कहीं 3 या 4 चार्जेस गिवन हो। होता ये है प्रैक्टिकली कि हमारे पास बहुत सारे चार्जेस गिवन होते हैं जिसको अगर हमारे पास 100 चार्जेस भी आ जाएं, इवन 50 भी हों, 30 भी हों, तो भी हम ये बार बार ये फार्मूला लगाना बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हम जो है वो चार्जेस को एज अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रैक्टिकल डिवाइसेस के अंदर जो है वो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, जब हमने ये काम कर लिया, अब उसके बाद एक सवाल हमारे जहन में उठा, वो ये सवाल उठा कि जो है चार्जेस, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है, लेट्स सपोज 1 यूनिट का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, बल्कि इसको मैं, ठीक है, 1 यूनिट का चार्ज है और एक जगह पे बहुत ज़्यादा चार्ज है लेकिन इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि ये स्फीयर है तो उसको मैं पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकती हूँ। अच्छा, अब मुझे इन दोनों के दरमियान जो है ना वो फोर्स मालूम करनी है। तो फोर्स जो है वो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होती है। अच्छा, इनके दरमियान मैंने अपनी आसानी के लिए डिस्टेंस ले लिया है 1 यूनिट, यानी 1 सेंटीमीटर ले लिया या 1 मीटर स्क्वायर जो भी। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ अपनी आसानी के लिए मैं इसको भी 1 ले लेती हूँ। के अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो नहीं 1, लेकिन अपनी कैलकुलेशन को ज़रा सा सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी आएगा ये 1 यूनिट को मैं इसके बराबर ले लूँगी। तो यहाँ से असल में मैं करना चाह रही हूँ एक एनालिसिस, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करना चाह रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या लिया, ये मेरा Q1 हो गया। Q1 इज़ 1 यूनिट, Q2 इज इक्वल टू 2 यूनिट, 10 यूनिट्स। तो अब अगर मैं देखूँ तो मेरी फोर्स जो है वो कितनी निकल कर आएगी, Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरी फोर्स निकल आएगी तकरीबन 10 यूनिट्स के बराबर। अच्छा, अब मैं दूसरी सिचुएशन ले लेती हूँ।
दूसरी सिचुएशन के अंदर मैं क्या करती हूँ कि मैं अपना Q1 जो है वो चेंज करके Q1 जो है वो मैं अपना चेंज करके 5 यूनिट्स ले लेती हूँ, ठीक है, और मैं रहने दे रही हूँ Q2 को 10 यूनिट्स। अब अगर ये वही चीज़, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैंने Q1 का जो मिकदार है वो बढ़ा दी है। 1 यूनिट के मुकाबले में मैंने 5 यूनिट्स ले लिया। तो अब मेरे पास जो मेरे पास फोर्स होगी वो हो जाएगी यहाँ पर जनाब 5 इंटू 10 50 यूनिट्स, ठीक है। फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्यों? क्योंकि हमने इस सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज का जो है वो मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया। ये एनालिसिस मैंने क्यों की? ये एनालिसिस मैंने इसलिए की, इसकी एग्जांपल हम लेते हैं बिल्कुल इस तरीके से कि जैसे हम दो लोगों के दरमियान जो है वो करवाएं किसी किस्म का मुकाबला, ताकत का मुकाबला, ठीक है। एक बंदा जो है वो बड़ा कमज़ोर सा है, दुबला पतला सा है, और एक बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, ठीक है। तो हम उसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। तो जब ये वाला बंदा इसके साथ में लड़ेगा तो वो कहेगा कि अच्छा भाई इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा ताकत है और मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, तकरीबन क्योंकि ये खुद ऑलरेडी वीक है, ठीक है। तो ये कहेगा कि अच्छा भाई ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर मैं इसी के बराबर का कोई बंदा जो है वो लाके खड़ा कर दूँ, इसी के बराबर का कोई बंदा लाके खड़ा कर दूँ, तो अब वो कहेगा अरे भाई इसमें तो कोई ताकत नहीं है, ये तो बिल्कुल इसको मैं बहुत आराम से जो है वो हरा सकता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जब दो चीज़ों का इंटरेक्शन होता है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दो चीज़ों का इंटरेक्शन हो रहा है, तो दो चीज़ों के इंटरेक्शन के नतीजे में हम कुछ कंक्लूजन नहीं कर पाते हैं इस बंदे के मुकाबले, इस शख्स के मुकाबले। कोई कह रहा है कि ये जो है बहुत ताकतवर है, कोई कह रहा है ये तो कोई ताकतवर नहीं है। तो हमें तो इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर जो है ना हम यही चीज़ हासिल करना चाहते हैं कि जब हम जो है ना वो एक अमाउंट ऑफ चार्ज हम चेंज कर देते हैं तो फोर्स जो है वो क्या हो जाती है, सब चीज़ें हमने फिक्स रखी, ठीक है, सब चीज़ें हमने फिक्स रखी, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमने अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो बढ़ा दिया, तो पहले फोर्स निकल रही थी 10 न्यूटन, बाद में निकल रही है 50 न्यूटन। तो ये वाला जो हमारा सिस्टम है इसके बारे में हम कुछ सही से इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें। तो फोर्स जो है, फोर्स बेसिकली क्या है? फोर्स जो है एक ऐसी क्वांटिटी है विच कम्स आफ्टर force comes due to the interaction of the two systems, एक सिस्टम ये वाला और दूसरा सिस्टम ये वाला। तो हम जो है वो एक नई क्वांटिटी चाह रहे हैं, हम एक ऐसी क्वांटिटी चाह रहे हैं जिस जो हमें इंफॉर्मेशन दे सिर्फ और सिर्फ इस वाले सिस्टम के बारे में। तो हम यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं Q1 को। Q1 हम नहीं चाहते, तो हम क्या कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम इस जगह से Q1 को डिवाइड कर देंगे, इस जगह से हम Q1 को डिवाइड कर देंगे, इस जगह से हम Q1 को डिवाइड कर देंगे, F अपॉन Q कर देंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकली तो हमारी सिस्टम से ये आउट हो गया, हमारे पास अब आ गया KQ अपॉन R स्क्वायर। तो ये कैसी क्वांटिटी है? ये क्वांटिटी हमने डिफाइन कर दी कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q2, Q2, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस क्वांटिटी में ये जो मेरे पास आई है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन छुपी हुई है किसकी, Q2 के बारे में, इस वाले सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। अब इसका Q1 से कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम आराम से कह सकते हैं कि अच्छा भाई Q2 की वजह से रीजन के अंदर इतनी फील्ड है, Q2 की वजह से रीजन में इतनी स्ट्रेंथ है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली चीज़ तो यही हमें समझनी है कि जो बेनिफिट है, हम वाई वी नीड
अच्छा, इसको मैंने कंप्लीट करके लिख दिया ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है एक नई क्वांटिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड एक नई क्वांटिटी हम क्यों डिफाइन करना चाहते हैं? क्यों डिफाइन करना चाहते हैं? इस वजह से कि फोर्स क्या चीज़ है? फोर्स इंटरेक्शन है दो चार्जेस के दरमियान, और अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा दो चार्जेस में से किसी का भी, तो फोर्स का भी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, और इससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी सिर्फ एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, एक सिस्टम को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जिस सिस्टम को हम स्टडी करना चाहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज। तो इस वजह से जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा? इस वजह से हमें एक नई क्वांटिटी को डिफाइन करना पड़ेगा, और ये हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर दी विच इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट इज टोटली द प्रॉपर्टी ऑफ वन सिस्टम। ठीक है, इन आवर केस इट इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच इज नोन एज द Q2 चार्ज। अच्छा, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब एक बात का और ध्यान हमें रखना पड़ेगा, वो ये कि जैसे मेरे पास कोई एक प्लस चार्ज रखा हुआ है, हमें प्रीवियस नॉलेज से पता है कि उसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं। अब मैं यहाँ पर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लाकर रखूँगी, अगर मैं कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रख दूँ यहाँ पर, तो उसके ऊपर क्या कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी? नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए ज़रूरी है कि पहला भी चार्ज हो दूसरा भी चार्ज हो। if there is a neutral body, it cannot experience any type of force। ठीक है, तो चार्ज के ऊपर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए ज़रूरी है कि चार्जेस जो हैं वो दोनों के दोनों जो है वो चार्जेस हों। ओके, तो अब हम क्या करते हैं? अब हम ये करते हैं कि बजाय ये कि हम एक न्यूट्रल बॉडी लेकर आए, हम जो है वो एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं इसके करीब। अच्छा, ये आ गया एक टेस्ट चार्ज, इसको हमने सोर्स चार्ज बोला था, इसको हमने टेस्ट चार्ज बोला था। लेकिन इसकी अपनी भी तो कोई फील्ड होगी ना, इसकी अपनी भी तो कोई फील्ड होगी। अब इसकी अपनी फील्ड की वजह से क्या होता है? इसकी अपनी फील्ड की वजह से ये वाली जो फील्ड है ये डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि अच्छा भाई, हमें तो इस सोर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, और सोर्स की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो ये जो टेस्ट चार्ज है यही फील करेगा कि किस तरीके से जो है ना इसके ऊपर फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है, कितनी नहीं लग रही है। तो फिर हम जो है ना वो ये किस तरीके से निकालें आखिर। ठीक है, तो हम जो है ना वो क्या करते हैं कि मसला, यानी मसला हो गया ना वो, एक तो ये कि हमें चार्ज ही चाहिए ताकि वो इसके साथ में इंटरेक्ट करे और वो फोर्स जो है उसके ऊपर लगे। अगर हम चार्ज नहीं लेकर आएंगे, कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, तो फिर उसके ऊपर फोर्स नहीं लग सकेगा। अच्छा, दूसरा जो है वो ये कि अगर हम चार्ज लेकर आते हैं तो फिर हमारे इस चार्ज की फील्ड और इस चार्ज की फील्ड जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर कर इसको चेंज कर देती है, यानी कि हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है, तो हम ओरिजिनल सिस्टम की प्रॉपर्टी को जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन की थी, हमने ये कहा था कि फोर्स को अगर हम Q1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी आ जाएगी विच इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये जो Q1 हम इसके करीब लेकर आ रहे हैं, या टेस्ट चार्ज जो इसके करीब लेकर आ रहे हैं, इसके जो अमाउंट है, लेकर तो आए, ये तो हमारी मजबूरी हो गई है, लेकिन इसकी जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अब हम प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन प्रॉपर मैंने यहाँ पर ये लिखी हुई है कि हम क्या करते हैं, किसी भी एक सोर्स चार्ज के करीब विच इज़ कैपिटल Q, ठीक है, हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं Q0, दिस इज़ द Q0। और इस तरह से कि Q0 जो है ना वो बहुत मिनिमम होना चाहिए। और क्यों मिनिमम होना चाहिए, इसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि ये हमारे ओरिजिनल सिस्टम को डिस्टॉर्ट कर देगा, और फिर हम एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मालूम नहीं कर सकेंगे किसकी, सोर्स चार्ज। अच्छा, यहाँ पर फोर्स का जो फॉर्मूला है वो मैंने और लिख दिया है, देखिए इधर। ये जो है Q0 R² और इसको मैंने Q0 से डिवाइड कर दिया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मुझे और पता चल गया। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और कौन सा पता चल गया, KQ/R²। और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो पूरी चीज़ है ये तो मेरा
मैग्नीट्यूड है, उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। तो डायरेक्शन जो है मेरी कौन सी है, यही पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो मेरी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी। ठीक है, और यहाँ से भी मैं देख सकती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये एक बात मुझे पता चल गई। और दूसरी चीज़ मुझे और पता चल गई, वो क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और हम यहाँ से बता सकते हैं कि बज़ाहिर अभी हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन होता है, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही है। फिलहाल जो फॉर्मूले के लिहाज से अभी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, समटाइम्स डायरेक्शन कैन बी अपोजिट, और जब अपोजिट होंगे तो वो हम देखेंगे कब कब किस सूरत में अपोजिट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है ना वो मुझे यहाँ पर पता चल गई कि वाई आई एम डिफाइनिंग अ न्यू क्वांटिटी विच इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं ये क्वेश्चन दे सकती हूँ आप लोगों को पेपर में कि आप लोग से मैं पूछ लूँ कि हाँ भाई, जब हम फोर्स हमने निकालनी सीख ली थी, हमने डिफरेंट पॉइंट चार्जेस के लिए देख लिया था, और उसके अलावा हमने लाइन चार्ज के लिए भी देख लिया था, डिस्क ऑफ चार्ज के लिए भी देख लिया था, तो अब क्या ज़रूरत है कि हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन करें? तो वो आंसर में पता होना चाहिए। नहीं, क्या बेनिफिट है इस क्वांटिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड का? इस क्वांटिटी का ये बेनिफिट है कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ किसी एक सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमें जो है ना वो एक ख्याल और भी आ रहा था, वो ये कि फोर्स हमें पता चल गया कि ये दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है। फोर्स जो है वो हम कूलम्स लॉ से, यानी कि इस वाले फॉर्मूले के जरिए जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो जब हम फोर्स मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूले के ज़रिए, तो हमने ये बात नोट की कि भाई ये जो टेस्ट चार्ज मैं सोर्स चार्ज से करीब लेकर आती हूँ, अगर इफ दिस इज Q1 एंड दिस इज माय टेस्ट चार्ज Q2, अगर मैं इसे करीब लेकर आ रही हूँ तो यहाँ पर आते के साथ ही, ये तो अभी इससे बहुत दूर रखा हुआ है, तो यहाँ पर आते के साथ ही इस रीजन के अंदर ऐसा क्या है कि जो है मुझे फोर्स लगनी शुरू हो जाती है Q2 के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगनी शुरू हो जाती है। तो देयर इज समथिंग हेयर, देयर इज समथिंग इन बिटवीन दीज टू चार्जेस, और ये जो सोर्स चार्ज मेरा रखा हुआ है वो कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई असर डाल रहा है इस रीजन के अंदर, जो कि इन दोनों के बीच में मौजूद है, कोई ना कोई असर डाल रहा है जिसकी वजह से Q2 के ऊपर फोर्स लग रही है, हालांकि इन दोनों के दरमियान अभी कोई डिस्टेंस मौजूद है, आर मौजूद है। तो ये साइंटिस्ट को जो है ना वो एक तशवीश थी कि देयर इज समथिंग इन बिटवीन द टू चार्जेस, देयर इज सम रीजन इन विच फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। हम ये कह सकते हैं कि एक कोई ऐसा रीजन है जो कि इफेक्टेड हुआ है इस टेस्ट चार्ज, इस सोर्स चार्ज की वजह से। तो ये डेफिनेटली इसको उन्होंने नाम दिया कि ये फील्ड है जो कि एक चार्ज के गिर्द प्रोड्यूस हो जाती है, कोई एक ऐसा रीजन है जो कि एक चार्ज के गिर्द इफेक्ट हो जाता है, जिस इफेक्टेड हो जाता है, और जैसे ही दूसरा चार्ज उसके करीब आता है तो फिर उस रीजन के अंदर, उस फील्ड के अंदर वो फोर्स महसूस करना शुरू कर देता है। तो दूसरा जो है वो ये रीज़न है कि साइंसदानों को, जो वक्त के थिंकर्स थे, उनको इस बात का अंदाजा तो था कि रीजन जो है वो कोई एक है, फील्ड कोई एक चीज़ है। ठीक है, लेकिन चूंकि वो उनको नेकेड आई से नज़र नहीं आ रही, तो उनको पता नहीं चल रहा कि आखिर वहाँ पर क्या है, लेकिन बस उनको पता है कि यस देयर इज समथिंग। तो अब चूंकि एक चीज़ नेकेड आई से नज़र नहीं आ रही, तो हम उसको बता नहीं सकते कि वो किस वजह से है और स्पेस में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन हम उसको कैलकुलेट ज़रूर कर सकते हैं। और वो कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, उन्होंने डिफाइन किया कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी इस जगह पर लिखा हुआ है। तो दूसरी चीज़ जो दूसरी चीज़ जिसकी वजह से हम नई क्वांटिटी की तरफ नई क्वांटिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं, वो क्या है? वो ये है, पहली चीज़ तो ये कि हमें सोर्स चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी थी, लिहाजा हमने एक नई क्वांटिटी डिफाइन की। दूसरी चीज़ ये कि वी वर क्यूरियस, वी नो, वी वर क्यूरियस अबाउट determining the region around a source charge। क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमें पता नहीं चला कि ये आखिर जो है
शुरू जब हम कर रहे हैं तो हमें ये पता नहीं चला, शुरू में स्टार्टिंग में हमें ये पता नहीं था कि आखिर ये क्या चीज़ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में बाद में बहुत सारी थ्योरीज भी आई, लेकिन अभी फिलहाल हमें जिस जिस जगह भी हम मौजूद हैं अभी हमें पता नहीं है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, व्हाट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्चुअल, लेकिन हम उसको कैलकुलेट ज़रूर कर सकते हैं, और उसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला जो है वो हमें पता चल गया कि इसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, और या फिर इसका फॉर्मूला होता है एक पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि वाई वी आर डिफाइनिंग अ न्यू क्वांटिटी विच इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो स्ट्रेंथ लिखी हैं कुछ सिस्टम की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़ें। यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैंने लिखी है एक न्यूक्लियस के सरफेस के ऊपर। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है लेक्चर नंबर 2 में आई थिंक दो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान यानी कि दो प्रोटॉन्स के दरमियान फोर्स मालूम करवाई थी, और फोर्स जो निकल रही थी दो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान वो तकरीबन 14 न्यूटन निकली थी। ठीक है, और अब अगर हम चाह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें दो प्रोटॉन्स के दरमियान, एक प्रोटॉन कितनी फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, तो हमने उसको जस्ट एस 4 से डिवाइड कर दिया। ये तकरीबन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 आ रही है। -19 तो चार्ज होता है एक प्रोटॉन का, ये आ रहा है यहाँ पर हमारे पास तकरीबन एक अगर प्रोटॉन होगा तो मैं कैलकुलेटर से यहाँ पे कैलकुलेट कर रही हूँ, डिवाइड बाई 1.6, ये निकल रहा है जनाब 8.75 इंटू 10 टू द पावर 19। यानी अगर किसी न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन्स रखे हुए जस्ट, ओके, लेकिन अगर डेफिनेटली इनकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ निकल रही है, दो ऑर्डर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है यकीनन वहाँ पर ज़्यादा चार्जेस जो है वो रखे हुए होंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। तो न्यूक्लियस की सरफेस के ऊपर इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली एक ऑर्डर निकाला है, किसी मैंने टेबल में से देखकर लिखा था, आपकी हेलिडेन रेसनिक की बुक का जो टेबल है, और ये जो है न्यूटन पर कूलम के अंदर है ये सारे के सारे। तो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मौजूद है प्रोटॉन्स के दरमियान। ठीक है, 3 इंटू 10 पावर 21 न्यूटन पर कूलम। और अब उसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी हुई है किसके अंदर, एटॉमिक रेडियस में। एटॉमिक रेडियस का मतलब ये है कि एक प्रोटॉन सेंटर में रखा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है। तो ये जो है हमारा सोर्स चार्ज हो गया, ये हमारा टेस्ट चार्ज हो गया। तो ये इसकी जो है वो कितनी फील्ड है, और ये जो डिस्टेंस है इनके दरमियान ये तकरीबन 1 बोर रेडियस कहलाता है। ए नॉट 0.5 इंटू 10 मीटर्स। ठीक है, तो वहाँ पर हमने ये कैलकुलेट की थी ऑलरेडी फील्ड के, ये जो फील्ड निकल कर फोर्स जो थी वो इन दोनों के दरमियान हमने फोर्स कैलकुलेट की थी, उसका फोर्स जो है वो निकल कर आ रही थी तकरीबन 8.2 इंटू 10 पावर माइनस 8 न्यूटन। तो अब चूंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया है इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो अब मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ, ये कितना आ रहा है, 10 पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। तो ये तकरीबन हाँ इतना ही ऑर्डर आ रहा है, एग्जैक्टली 5.1 इंटू 10 पावर 11। तो हमें ये बात पता चल गई कि अच्छा इसके अंदर जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड जो है वो होती है। एक अगर हम एटम के डायमेंशंस के अंदर खड़े हुए हैं तो उसमें तकरीबन इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है, और न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे तब तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बारे में लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन यानी कि अगर मेरे पास क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स आपको पता है कि क्लाउड वाटर पोलर मटेरियल होता है, उसका चार्ज एक तरफ हो जाता है और नेगेटिव चार्ज एक तरफ और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ। तो इसकी अपनी फील्ड होती है ज़मीन की तरफ, कुछ ना कुछ वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा होता है। एयर जो है वो न्यूट्रल होती है, लेकिन इस फील्ड की स्ट्रेंथ अगर इतनी ज़्यादा बढ़ती जाए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाए, तकरीबन इस ऑर्डर की फील्ड हमारे पास बन जाए, तो इलेक्ट्रिक एयर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी आयनाइज हो जाती है, और एकदम से करंट जो है वो करना शुरू कर देता है फ्लो करना शुरू करता है। तो उसके नतीजे में बहुत तेज़ आवाज़ हमें सुनाई देती है और बहुत तेज़ लाइटिंग फ्लैशेस हमें सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं।
तो उस वक्त यानी एयर को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें तकरीबन इतनी फील्ड की ज़रूरत है। ठीक है। और फोटोकॉपी मशीन के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहिए होती है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम ऑर्डर की। अगर हम किसी भी प्लास्टिक फॉर्म को जो है वो चार्ज कर दें तो उसकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका ऑर्डर होता है तकरीबन 10⁻3। अच्छा, लोअर एटमॉस्फेयर में हमारे ये फील्ड मौजूद होती है 10⁻2। ये जो है आयनाइज्ड गैसेस की वजह से, एटम्स की वजह से जो है वो फील्ड मौजूद होती है। ठीक है, ये भी अच्छी खासी फील्ड है 10⁻2। और कॉपर वायर के अंदर जो है वो फील्ड के जो तादाद होती है, फील्ड के जो मकदार होती है वो तकरीबन 10⁻⁻2 न्यूटन पर कूलम होती है। तो यहाँ पर जो है वो कुछ मैग्नीट्यूड मैंने दिए हुए हैं, और इन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है याद रखना कि हम किस रेंज के सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं और वहाँ पर जो मैग्नीट्यूड निकल कर आते हैं वो कितने होते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने जो है वो एक सिस्टम को डिस्कस किया विच इज़ एन एटम। ठीक है, वो हमारा सिस्टम क्या है, एक एटम है। एटम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन रखा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो इसके दरमियान जो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाली वो तकरीबन 10⁻⁻8 न्यूटन के ऑर्डर की थी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ निकल रही है वो तकरीबन 5 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम के ऑर्डर की निकल रही है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिहाज से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि उसको अपने हाइड्रोजन एटम के साथ में यहाँ पर इसको बांध के रखती है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही पॉइंट पार्टिकल है। इसका मास भी जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, मास होता है इसका 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये बहुत ही एक हल्का तरीन जो है ना पार्टिकल है, जिसके लिए इतनी कम फोर्स भी जो है ना वो काफ़ी है कि वो उसको बहुत टाइटली बाउंड करके रखे। अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रॉन फ्री है, लाइक सपोज मैंने किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, प्लस और माइनस, और यहाँ पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तकरीबन इतनी इतनी मैंने जो है वो दिए तकरीबन 5 × 10⁻11। ठीक है, तो अब मैं निकालना चाहती हूँ कि या चलो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से नहीं करते, इसकी एनालिसिस फोर्स के हवाले से ही कर लेते हैं, ज़्यादा आसान है। फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स अब हमने किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई की, और जिसके नतीजे में जो है ना वो चार्ज हरकत करना शुरू हो गया। जाहिर है ये न्यूटन की सेकंड लॉ है कि जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो हरकत करता है। तो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स लगाई है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला QE × MA। तो ए जो है वो मैं मालूम करना चाहती हूँ कि ए जो है वो क्या है। तो QE/MA के बराबर, अपॉन एम के बराबर हो जाए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है तकरीबन 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड में इतनी ले लेती हूँ, जो कि यहाँ पर अभी मेरे पास गिवन है। और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड 5 × 10⁻11। ज़रूरत पड़ी गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। वैसे हम इसको कलेक्टिवली यही फोर्स भी लिख सकते हैं, निकल कर आएगा 8 × 10⁻⁻8। ठीक है, तो हम इसको चाहे फोर्स के हवाले से निकालें चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के हवाले से, एक ही बात है। अच्छा, और इसका मास है 9.1 × 10⁻31। तो एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूं तो मेरे पास कितनी निकल कर आ रही है, ये 8 एक्सपोनेंट -8 डिवाइडेड बाय 9.1 एक्सपोनेंट -31 इक्वल टू, ये आ रहा है बहुत ज़्यादा ऑर्डर, 8.7 × 10⁻22। ओ माय गॉड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑर्डर है, फील्ड का जो ऑर्डर है 10⁻11, इट इज़ टू मच। और ये जो फील्ड का ऑर्डर है ये बहुत हमें कहाँ मिलता है, जब हम एटॉमिक स्केल के ऊपर चले जाएं, जब हम एक एटम के न्यूक्लियस से करीब हो जाएं, उस वक्त हमें ये ऑर्डर मिलता है। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलती है। ठीक है,
और बज़ाहिर देखने में तो हमें नज़र आ रहा है कि ये -8 ऑर्डर है, लेकिन ये एक नन्हे मुन्ने पार्टिकल के लिए जो कि बहुत हल्का फुल्का सा है, जिसका कोई मास नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है और ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि एक प्रोटॉन जो है वो उसके ऊपर लगा रहा है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो उसके ऊपर लगा रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स अगर इसी मैग्नीट्यूड की अगर हम किसी फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाएं तो वो इनफ होती है कि वो इसको इतनी ज़्यादा हाई स्पीड के हाई एक्सेलरेशन के साथ जो है वो उसको मूव करवा सके स्ट्रेट लाइन के अंदर इन आवर केस। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है और ये पॉजिटिव प्लेट है। अच्छा, यहाँ पर हमें नज़र भी आ रहा है, ये देखो ये फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू ई। तो ई का जो डायरेक्शन है वो है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, पिछले एक स्लाइड के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था इधर कि यस, यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर मैंने बताया था कि ई और एफ का जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है, और वहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया था कि देयर आर सम सिचुएशंस इन विच ई एंड एफ कैन द डायरेक्शन ऑफ ई एफ एन कैन नॉट बी सेम। यहाँ पर हमने वो देख लिया कि डायरेक्शन ऑफ ई एंड एफ कैन नॉट बी सेम। यहाँ पर जो है वो चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के ऊपर फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें जहन में रखने हैं। दिस इज़ वेरी लार्ज एक्सेलरेशन। अच्छा, ये पॉइंट हमने सारे डिस्कस कर लिए, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ ली है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। इस वजह से पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो थी वो दो चार्जेस के दरमियान इंटरेक्शन थी, एक सिस्टम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। दूसरा पॉइंट ये कि हमें पता था कि एक टेस्ट चार्ज के इर्द गिर्द कोई ना कोई एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर जो कि मुतासिर हो जाता है, और जहाँ पर हम अपनी टेस्ट चार्ज को लेकर आए तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन लग सकती है। लिहाजा उस रीजन को हमने डिफाइन कर दिया कि वो एक फील्ड है। हमें नहीं मालूम कि वो फील्ड किस वजह से बन रही है, स्पेस में क्या तब्दीली आ रही है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि हम उसको कैलकुलेट कैसे करें, और उसका फॉर्मूला हमने डिफाइन कर दिया विच इज़ एफ बाई क्यू। ठीक है। अच्छा, अब और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं उसके अलावा, वो ये हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। एक तरीका तो ये वाला है कि एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, उसके गिर्द मैंने लाइन बनाई है, वेक्टर्स बनाए हैं। तो ये लाइन देखो बड़ी है और फिर ये छोटी हो गई और ये फिर और छोटी हो गई। क्यों छोटी हो रही है? क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होती जाती है जैसे जैसे हम दूर जाते जाएं। तो ये जो इसका लेंथ है ये हमें शो कर रहा है कि रिड्यूसिंग मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो है ये हमें शो कर रहा है कि इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ग्राफिकली? एक लाइन और एक एरो की मदद से। अच्छा, दूसरा जो है ना, हम शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब अगर हम किसी जगह ये बनाने बैठेंगे तो ये बस डैश 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 एरो 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 बहुत मुश्किल हो रही है बनाने में हमें। तो हमने क्या किया कि ये ज़्यादा आसान तरीका अडॉप्ट कर लिया हमने एक प्लस चार्ज लिया और उसकी बहुत सारी लाइंस जो है ना हमने शो कर दी। लाइंस जो है वो हमने शो कर दी। तो अब अगर आप इसको इस वाले रीजन को देखें जो लाइट ब्लू कलर का मैंने शो किया है, इसका एरिया जो है वो 1 है। ये एरिया छोटा है एज कम्पेयर टू दिस एरिया। ये जो येलो वाला एरिया या ग्रीन वाला एरिया मैंने शो किया है A2, तो इसका जो एरिया है ये बड़ा है और A1 जो है वो छोटा है। अगर मैं ये लाइंस काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस एरिया के अंदर जो है ना ये करीब करीब है, क्लोज हैं। तो 9 लाइंस हैं छोटे एरिया के अंदर, और इसी तरीके से वही 9 लाइंस हैं लेकिन बड़े एरिया के अंदर। तो ये खुली खुली हो गई ना, तो इसका मतलब है कि इसकी डेंसिटी रिड्यूस हो गई, और यहाँ पर इसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो गई, इसकी डेंसिटी जो है वो
ज़्यादा है, यहाँ पर जो है लाइंस ऑफ फोर्सेस पर यूनिट एरिया उसकी डेंसिटी जो है वो क्या है, कम है। तो हम शो कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को किस तरीके से, लाइंस ऑफ फोर्सेस की मदद से, लाइंस ऑफ फोर्सेस की डेंसिटी की मदद से। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, डेंसिटी को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जितनी ज़्यादा डेंसर होंगी यानी करीब करीब होंगी लाइंस, उस वक्त हम कहेंगे कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है। और जितनी लाइंस दूर दूर होंगी उतना यानी डेंसिटी जो है वो उनकी रिड्यूस हो जाएगी, लाइंस दूर दूर हो जाएंगी, तो हम कहेंगे कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इस रीजन के अंदर कम हो गई है। तो ये इमेजिन किया हुआ है हमने कि रिप्रेजेंट करने के लिए कि प्लस से जो है ना वो लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं। ये हमें कोई नज़र नहीं आ रही है, बस हमने इमेजिन कर लिया कि देयर इज समथिंग विच इज इमर्जिंग आउट फ्रॉम दी, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है एंड नथिंग। ठीक है। और ये जो चार्ज डेंसिटी, सॉरी, ये जो डेंसिटी है लाइंस की, इस डेंसिटी को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डी का जो फॉर्मूला होता है ये एप्सिलॉन नॉट ई होता है। ये आगे चल के हम इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है। तो दो रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पर देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टोरियली भी रिप्रेजेंट करते हैं और सिंपली एक स्ट्रेट लाइन की मदद से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये बात एज्यूम कर रही हूँ मैं कि आपको ये बात तो पता ही होगी कि प्लस चार्जेस से लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकलती हैं, भी हमने अपनी आसानी के लिए तस्वर कर लिया है, और नेगेटिव चार्जेस से लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो अंदर की तरफ आती हैं। और जिस तरह से सुपरपोजिशन थ्योरम हम फोर्स के लिए अप्लाई करते थे, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हों तो उस वक्त भी हम सुपरपोजिशन थ्योरम जो है अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। और जिसकी एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल आपकी किताब के अंदर मौजूद है डायपोल की। और डायपोल के अंदर अगर एक से ज़्यादा चार्ज है तो हम एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम डायपोल कहते हैं। तो यानी एक से ज़्यादा चार्ज हो गए तो फिर हम तब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं। पहले एक प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे, एक माइनस चार्ज की वजह से उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो दिस इज़ नोन एज दी सुपरपोजिशन थ्योरम। और फिर उसके बाद वही बात कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि दो या तीन चार्जेस आपके पास पड़े हुए हैं, आपके पास तो बहुत सारे चार्जेस होते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि अच्छा अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एक लाइन ऑफ चार्ज की या रिंग की या डिस्क की या स्फीयर की, तो फिर उस सूरत में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ये केसेस डिस्कस करेंगे अभी डिटेल के अंदर एक डायपोल को, और इन सिचुएशंस को भी हम जो है वो डील करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं अपना लेक्चर जो है एंड कर रही हूँ। तो कंक्लूजन जो है वो मैंने यहाँ पर दे दिया है कि वाई वी नीड इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो मेन पॉइंट जो हमें याद रखने हैं इस लेक्चर के अंदर वो सारे मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो यहाँ अपना मैं लेक्चर एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 6 के अंदर मिलते हैं दोबारा से।